नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अटैक यूट्यूब चैनल पे। हम आपके सामने एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नवी सीरीज लेके हाजिर हो गए। ठीक है, देखो भाई, कई लोग का कमेंट ये भी आ रहा है कि सर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको बस www.globaliti वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाना है www.globaliti.org। यदि कोई नहीं डाउनलोड कर पा रहा है तो आप पहली वीडियो देख लीजिए, जिसमें विवेक सर ने काफी अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो राइट साइड कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखेंगे, जहां पे क्लिक करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक सेक्शन मिलेगा। वहां से जाके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 सेल each of EMF E are connected in series. The effective EMF of combination will be। इसने बोला है कि हमने 4 सेल लिया है। क्या लिया है भाई? 4 सेल लिया है। 4 सेल कैसे कनेक्ट किया हमने? चारों सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे 4 सेल बना दे रहा हूँ। ये हमारी पहली सेल हो गई, ये हो गई दूसरी सेल, ये हो गई तीसरी सेल और ये हो गई हमारी चौथी सेल। ठीक है, ठीक है सर, हमने ऐसे ले लिया। अब ये जो हमारा चारों सेल का कनेक्शन है, जिनका सभी का ईएमएफ कितना है? सभी का ईएमएफ ई है। सभी का ईएमएफ क्या है भाई? सभी का ईएमएफ ई है। तो अब आपसे पूछा है कि इनका इक्विवेलेंट या इस कॉम्बिनेशन द्वारा यहाँ पे कितना वोल्टेज जनरेट होगा या कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग कि जब भी सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाता है, जब भी सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाता है, तो जो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है या जो टोटल ईएमएफ का मान आता है वो कितने के बराबर आ जाता है भाई? तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक है, इसमें सबकी वैल्यू कितनी है? सबकी वैल्यू ई है, तो ये E प्लस E प्लस E प्लस E, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4E। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4E। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 4E। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहीं पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दूं कि सर ये बताओ कि ये पैरेलल में, यदि चारों सेल पैरेलल में कनेक्ट होते तो क्या होता? यदि चारों सेल ये पैरेलल में कनेक्ट होते तो वहां पे जो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ का मान आता वो कितना आ जाता? वो केवल और केवल ई ही आता, केवल और केवल ई ही आता। यहाँ पे सीरीज में क्या हुआ? सीरीज में ये चारों एक साथ ऐड हो गए, लेकिन इसमें करंट का मान कम है। और हमने पैरेलल में जैसे ही इसको कनेक्ट किया तो वहां पे वोल्टेज तो हमारा सेम है, वोल्टेज हर जगह इक्वल है, लेकिन वहां पे करंट का मान बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग चाहें तो और नोट कर लीजिए कि इसीलिए बैटरीज को, या यहाँ पे लिख लीजिए कि सेल को, या ऐसे लिखो कि हाई वोल्टेज के लिए सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है भाई? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है बात? हाई वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए सेल्स को कैसे जोड़ा जाएगा? हाई करंट के लिए सेल्स को पैरेलल में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब इसी लैंग्वेज को कई बार एग्जामिनर दूसरे दूसरे तरीके से आपसे बोलता है और आप वहां पे कंफ्यूज होते हो। तो अभी मैं इस तरीके का एक और क्वेश्चन आगे लिया हूं, अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपसे एग्जामिनर इसी लैंग्वेज को बदलेगा और आपको कंफ्यूज कराएगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इफ 4 सेल्स आर कनेक्टेड इन 4 सेल्स 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे देखो, पैरेलल में इसने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 4 सेल को कैसे कनेक्ट किया भाई? चारों सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया है। यदि पैरेलल में कनेक्ट किया है तो अब जो हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो वोल्टेज कितना रह जाएगा यार? वो वोल्टेज केवल और केवल कितना होगा? केवल और केवल 1.5 वोल्ट ही होगा। कितना होगा? 1.5 वोल्ट ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1.5 वोल्ट है, ये भी 1.5 वोल्ट है,
ये भी आपका 1.5 वोल्ट ही है और ये भी आपका 1.5 वोल्ट ही है। तो यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे भी 1.5 वोल्ट ही होगा। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, केवल और केवल ई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और एक लाइन यहाँ पे चाहे तो नोट कर लीजिए कि हाई करंट के लिए, हाई करंट के लिए सेल्स को पैरेलल में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाता है। ठीक है, हाई करंट के लिए, जहां पे हमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे जो सेल्स होते हैं बैटरी के, वो सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, और जहां पे हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे जो सेल्स होते हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है बात। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड किस पदार्थ का बना होता है। क्रोमियम प्लेटिंग में जो हमारा एनोड है वो एनोड किस पदार्थ का बना होता है। देखिए यहाँ पे जहां पे प्लाटिंग की जाती है, जहां पे प्लेटिंग की जाती है, तो प्लेटिंग की प्रक्रिया थोड़ी सी विपरीत होती है आपके बैटरी से। ठीक है, यदि यहाँ पे क्रोमियम बैटरी रहता है तो क्रोमियम बैटरी का एनोड किसका बनाते हैं हम लोग, क्रोमियम बैटरी का एनोड बनाते क्रोमियम का, और कैथोड बना देते हम लोग लेड का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। इसमें क्रोमियम प्लेटिंग में, क्रोमियम प्लेटिंग में हम लोग एनोड जो है, एनोड एनोड इसका बना देते हैं शीशा का। ठीक है, और कैथोड किसका बनाते हैं, इसका जो कैथोड होता है वो कैथोड होता है आपका क्रोमियम का। ठीक है, इसका कैथोड जो है वो होगा क्रोमियम का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, शीशे का। ठीक है, शीशे का बनाते हैं हम लोग इसका एनोड। ठीक है ना, अभी यहाँ पे कैथोड यदि पूछता तो कैथोड के लिए क्रोमियम आंसर करेक्ट हो जाता। चल इलेक्ट्रोप्लाटिंग के लिए विलयन में धनायन होता है। इलेक्ट्रोप्लाटिंग में विलयन के लिए धनायन कैसा होता है। देखिए जो इलेक्ट्रोप्लाटिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग प्रोसेस में हम लोग का जो विलयन है, विलयन में जो धनायन उपलब्ध होते हैं ना, वो धनायन ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, प्लाटिंग की प्रक्रिया करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे जहां पे भी प्लाटिंग की जाती है, मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रोप्लाटिंग की जाती है, तो एनोड वाले टर्म, जो एनोड टर्मिनल हमारा होता है, वो एनोड टर्मिनल एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बैटरी हमारी है, बैटरी के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है ना, बैटरी के जस्ट अपोजिट काम करता है उसमें। वहां पे हमारा जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज एनोड पे बनता है। ठीक है, तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो माइनस वाला टर्मिनल होता है वही हमारा बन जाता है एनोड। ठीक है, और जो प्लस वाला होता है वो बन जाता है कैथोड। वहां पे प्रक्रिया थोड़ी सी विपरीत हो जाती है इलेक्ट्रोप्लाटिंग में। इसीलिए जो इलेक्ट्रोप्लाटिंग की प्रोसेस है उसमें जो विलयन में धनायन होते हैं, वो धनायन कैसे होते हैं भाई, वो जो धनायन होते हैं उसमें वो ऋणात्मक ढंग से आवेशित होते हैं। वो कैसे आवेशित होते हैं, ऋणात्मक ढंग से आवेशित होते हैं। ठीक है, चलिए एक लोड सेल है। लोड सेल क्या है, एक लोड सेल आपकी फोटोवोल्टाइक सेल है। फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो क्या है, एक तरह का आपका लोड सेल है। बाकी स्ट्रेन गेज क्या है, स्ट्रेन गेज आपका दाब मापक है, दाब मापक यंत्र है। ठीक है, दाब मापक यंत्र, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह का क्या है भाई, एक तरह का आपका ट्रांसड्यूसर है, या फिर एक ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल कौन सी सेल होती है, ये सोलर सेल को ही हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं, सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल, ये जो सोलर सेल हो, सोलर सेल है, सोलर सेल किस मटेरियल की बनी होती है, तो सोलर सेल जो है हमारी वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सोलर सेल सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। अच्छा, इसको हम लोग सिलिकॉन से क्यों बनाते हैं,
क्योंकि जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन में लीकेज करंट की वैल्यू कम होती है जर्मेनियम की अपेक्षा। जर्मेनियम में लीकेज करंट थोड़ी सी अधिक होती है, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोड सेल की बात किया है, तो लोड सेल की तरह कौन काम करता है? लोड सेल की तरह हमारा फोटोवोल्टाइक सेल कार्य करता है। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो सोलर सेल है, सोलर सेल किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो सोलर सेल हमारे फोटोवोल्टाइक सेल के सिद्धांत पे ही कार्य करती है। ठीक है, चलिए, एल्युमिनियम को आकर्षक बनाने हेतु किस मटेरियल का प्लाटिंग हम लोग करते हैं? तो देखिए, एल्युमिनियम पे प्लाटिंग तो कई चीज का होता है, जिंक का भी होता है, फिर कॉपर का भी होता है। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए, वो अच्छा दिखे, उसके लिए हम लोग उसके ऊपर प्लाटिंग किसकी करते हैं? उसके ऊपर प्लाटिंग करते हैं निकेल की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि निकेल की प्लाटिंग एल्यूमिनियम को अच्छा दिखने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम सरफेस को स्मूथ बनाने एवं अच्छा दिखने के लिए की जाती है, एवं अच्छा दिखने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कारों में निम्नलिखित एम्पियर आवर क्षमता की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। देखो, जो कार होती है ना हमारी कार, जनरली हम लोग जो भी कार यूज करते हैं वो 16 एम्पियर से अधिक क्षमता वाली उसमें बैटरी हम लोग यूज करते हैं। 16 एम्पियर से अधिक क्षमता वाली बैटरी का ही हम लोग उसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने आंसर क्या क्या है। 16 एम्पियर आवर, जैसे ये तो हो गया आपका 5 एम्पियर आवर। ठीक है, फिर ये है आपका 30 से 60 एम्पियर आवर, फिर 100 से 150 एम्पियर आवर। तो यहाँ पे 30 से 60 एम्पियर आवर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट डाटा है कि आपके पास ये डाटा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, ये डाटा आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चल अब देखते हैं कि निम्नलिखित प्रयोजन से सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। सेलों को श्रेणी में जोड़ने के पीछे का लॉजिक क्या है? श्रेणी में जोड़ने के पीछे लॉजिक क्या है, ये हमने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि जब सेल को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो श्रेणी में जोड़ के हम लोग क्या करते हैं? श्रेणी में जोड़ के हमको लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए डिक्रीज द वोल्टेज आउटपुट, डिक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो अब आपको दिख रहा होगा इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट, यहाँ पे पहले में ही आंसर सही हो गया, बाकी भी पढ़ लीजिए। डिक्रीज वोल्टेज घटाने के लिए नहीं, डिक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं बोला था ना कि एग्जामिनर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपसे बोलेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया कि सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू, सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्यों? क्यों? तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए, सौर सेल में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो हमने अभी आपको बताया कि सौर सेल में हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? सिलिकॉन का यूज करते हैं। और सिलिकॉन का यहाँ पे लिख लीजिए कि सिलिकॉन का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है, इसका कार्यकारी वोल्टेज लिखिए, इसका कार्यकारी वोल्टेज या इसका इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका परमाणु क्रमांक, का परमाणु क्रमांक होता है 14। कितना होता है भाई? 14। ठीक है, और एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि इसमें हम लोग सिलिकॉन का ही यूज क्यों करते हैं, सिलिकॉन का ही यूज क्यों किया जाता है, जर्मेनियम का, जर्मेनियम अर्धचालक का क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि
सिलिकॉन का यहाँ पे लिख लो, सिलिकॉन का या सिलिकॉन में लीकेज करंट की वैल्यू कम होती है। लीकेज करंट का मान कम होता है, का मान कम होता है। ठीक है, सिलिकॉन में लीकेज करंट का मान कम होता है। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर है, सिल्वर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? सिल्वर को हम लोग एजी से प्रदर्शित करते हैं। ये तो सेलेनियम है, सेलेनियम को हम लोग एसी से करते हैं। और बेरियम, बेरियम का तो बी ए होता ही है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a 6 वोल्ट लेड एसिड बैटरी हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? जो जो डाटा आपके पास गिवन है पहले वो नोट कर लीजिए। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.01 ओम। ठीक है भाई, अब क्या बोला है कि हाउ मच करंट विल फ्लो व्हेन द बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। बैटरी जब शॉर्ट सर्किटेड हो जाए तो उस समय करंट इसमें कितनी फ्लो होगी, ये आपसे बोला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे V की वैल्यू कितना दे रखा है यार? V की वैल्यू दे रखा है 6 वोल्ट। V की वैल्यू दे रखा है 6 वोल्ट। तो यहाँ पे I इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। V अपॉन R 6 डिवाइड बाई 0.01 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार? ये हो जाएगा आपका 600 एम्पियर। ये हो जाएगा आपका 600 एम्पियर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, 600 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे 600 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? देखो एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपके थ्योरी सही नहीं आते हैं और हर एक क्वेश्चन सिंपल सिंपल नहीं आते। देखो ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया? ये पीपीसीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन कैसे आ गया है पीपीसीएल में? भाई हर एक क्वेश्चन आसान ही नहीं दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ दिए जाते हैं इसीलिए ताकि भीड़ को अलग कर सके, ताकि भीड़ को अलग कर सके एग्जामिनर आपको। ठीक है, क्योंकि भाई यदि थ्योरी आसान आसान सारे क्वेश्चन पूछ देगा तो मैक्सिमम लोग अच्छा स्कोर कर जाएंगे, तो उसमें मेरिट हाई चली जाती है। उसको भीड़ छाड़ना है, भीड़ छाड़ने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप भीड़ में से छटने वाले हो या भीड़ में रहने वाले हो। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग केयरफुली पढ़ना सीखिए। केयरफुली जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ 600 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एफिशिएंसी ऑफ सोलर कैन बी एक्सपेक्टेड इन। जो सोलर सेल है, सोलर सेल की एफिशिएंसी कितनी होती है? सोलर सेल की एफिशिएंसी जनरली हम लोग ये मानते हैं कि कितनी होती है? जनरली होती है 20%। जनरली 20% होती है। सोलर प्लेट पे जितनी लाइट पड़ती है ना, उसका 80% लाइट को तितर बितर कर देता है। 80% लाइट इधर उधर फैल जाती है। वो केवल और केवल 20% लाइट का ही यूज करता है। ठीक है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, जो भी लाइट्स आती है, सॉरी पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन परत ही ऊपर रख देती है। मतलब जो भी किरण यहाँ पे पड़ती है धरती पे, उसका 80% लाइट इधर उधर फैल जाता है। केवल 20% लाइट का ही सोलर प्लेट जो है वो हमारा वो उसका यूज करता है। ठीक है, अब ये 20% का जो डाटा है इसमें मैच कराइए। क्या 20% यहाँ पे कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया है, नहीं दिया है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये 20% के नियर अबाउट में ये है 25 से 30%। तो 25 से 30% ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 25 से 30% का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि स्थिर वोल्टेज स्रोत में एक जो हमारा कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दो चार और क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि आपको एक कंसेप्ट यहाँ से मिल जाए कि इंटरनल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इंटरनल करंट सोर्स में क्या कितना रहता है, रेजिस्टेंस का मान रहता है, और इंटरनल वोल्टमीटर में कितना होता है, और एमीटर में कितना होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का मान। ठीक है, तो चलिए यहां नोट करते जाइए साथ ही साथ। लिखिए यहाँ पे कि एक वोल्टेज वोल्टेज
सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम से कम अरे यार क्या हो गया ये, कम से कम होता है। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स में जो आंतरिक प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम से कम रखते हैं, और आइडियली ये वैल्यू कितनी होती है, यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करेगा तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अच्छा अब यहां पे लिखिए एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अधिक से अधिक होता है, अधिक से या अधिकतम होता है, ऐसे लिख लो, का मान अधिकतम होता है। ठीक है, एक वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान अधिकतम होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, यदि बात समझ में आ गई है तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए अमीटर, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए न्यूनतम, यहाँ पे लिख लीजिए न्यूनतम। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, हाँ एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पे है, कहाँ गया, यहाँ पे लिख लीजिए करंट सोर्स, यहाँ पे लिख लीजिए करंट सोर्स, और यहाँ पे लिख लीजिए अधिकतम। यहाँ पे लिख लीजिए अधिकतम। ठीक है, ये 4 पॉइंट नोट कर लीजिए, ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको 4 पॉइंट और बना के दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे 4 पॉइंट पे बना के दिखा रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिकली वोल्टेज, केवल वोल्टेज सोर्स लिख दिया या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लिखिए, बात देखे तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की हमने बात किया है, तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिखा है भाई, कम से कम लिखा है या फिर लिखा है हमने न्यूनतम, कम से कम लिखिए या फिर न्यूनतम, न्यूनतम होता है। ठीक है, तो यदि मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर दूंगा तब कितना हो जाएगा, तो जैसे ही मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो इसके इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान हो जाएगा 0 0, क्योंकि इसने हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने यहाँ पे न्यूनतम लिखा है। ठीक है, अब आइडियल, और यदि मैं आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं, आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा, आइडियल वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और आइडियल एमीटर का मान कितना हो जाएगा, आइडियल एमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा, आइडियल एमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान हम लोग 0 रखते हैं। ठीक है, और आइडियल करंट सोर्स का मान, आइडियल करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, वो हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये आइडियल करंट सोर्स की जब बात करेगा तब। इंटरनल रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, आइडियल वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0, आइडियल वोल्टमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट, आइडियल एमीटर के वोल्टेज, आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0, ठीक है, और आइडियल करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये 4 और 4 टोटल 8 क्वेश्चन बन गए यहां से। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि भाई थोड़ा सा आप अपना
पेन कॉपी लेके बैठिए साथ में, ताकि आप वो चीजों को नोट कर पाए। ठीक है, ये आप ही लोगों के लिए ये क्लास कराई भी जा रही है, और यही पॉइंट्स एक बार ऐसा आएगा कि जैसे जितनी भी सीरीज आपको कराई जाएगी चैप्टर वाइज, और सारे चैप्टर का आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो एक दिन आप ये देखेंगे कि पूरा क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाने जा रहे हैं तो उसमें का मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है भाई, ये चीज इसीलिए मैं साथ साथ नोट कराते चल रहा हूं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड एसिड बैटरी की एक सेल द्वारा सप्लाई की गई वोल्टेज लगभग कितनी होती है? पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जो लेड एसिड बैटरी है वो लेड एसिड बैटरी कौन सी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी है या फिर सेकेंडरी बैटरी होती है? भाई आप लोग जानते हो ना कि बैटरी कितने तरीके की होती है? बैटरी दो प्रकार की होती है। बैटरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी प्राइमरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी। एक होती है आपकी प्राइमरी बैटरी, एक होती है आपकी प्राइमरी बैटरी, ठीक है, और एक होती है आपकी सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी कौन कौन सी है और इनका आउटपुट वोल्टेज कितना है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और सेकेंडरी बैटरी कौन कौन सा है, इसका आउटपुट वोल्टेज, ये आपको बताना है। तो देखिए जो लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी कौन सी है भाई? ये है आपकी सेकेंडरी बैटरी। लेड एसिड बैटरी कौन सी बैटरी है? ये है आपकी सेकेंडरी बैटरी, और इसके आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है? 2.2 वोल्ट। 2.2 वोल्ट यहाँ पे कहीं दिया है क्या? यहाँ पे 2.2 वोल्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 वोल्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग की प्राइमरी बैटरी कौन कौन सी है और उनका आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है, ये चीज नोट कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, कि प्राइमरी बैटरी कौन कौन सी है और उनके आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए एक आपने बैटरी पढ़ा होगा प्राइमरी में मरकरी, मरकरी बैटरी, ठीक है। लिखिए यहाँ पे मरकरी या फिर एच जी बैटरी, केवल मैं मरकरी बैटरी ही लिख दे रहा हूँ। इसका जनरली उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इस मरकरी बैटरी का जनरली उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक में हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं? जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक होती है, जो भाई अरे इतना छोटा छोटा बैटरी होता है ना यार सफेद कलर का, तो वो कौन सी बैटरी रहती है? वो आपकी मरकरी बैटरी होती है। इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? 1.35 वोल्ट, 1.35 वोल्ट। ठीक है, अब लिखते जाइए यहाँ पे। एक लिथियम बैटरी होती है, लिथियम, लिथियम बैटरी, इसका आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है? इसका आउटपुट वोल्टेज का मान होता है आपका 2.95 वोल्ट, 2.95 वोल्ट। ठीक है, अब लिख लीजिए यहाँ पे कार्बन जस्ता बैटरी, कार्बन जस्ता, कार्बन जस्ता बैटरी का मान कितना होता है भाई? 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट। एक होती है आपकी सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का मान कितना होता है भाई? इसका भी आउटपुट वोल्टेज का मान होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, एक होती है आपकी जस्ता क्लोराइड बैटरी, जस्ता क्लोराइड, जस्ता क्लोराइड बैटरी, इसका भी आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है? इसका भी आउटपुट वोल्टेज का मान 1.5 वोल्ट ही होता है। ठीक है, इसका भी आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है? 1.5 वोल्ट ही होता है। ठीक है, अब चलिए अब लिख लीजिए सेकेंडरी में। सेकेंडरी में आपने देखा एक आपकी कौन सी बैटरी है? निकिल एसिड बैटरी है। ठीक है, और कौन कौन सी बैटरी होती है लिख लीजिए। और होती है आपकी एक निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम, एक होती है आपकी निकिल आयरन, एक होती है आपकी निकिल आयरन। इनका आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है? निकिल आयरन का आउटपुट वोल्टेज का मान होता है 1.36 वोल्ट। ठीक है, निकिल कैडमियम का होता है 1.25 वोल्ट। ठीक, और एक होता है आपका सिल्वर कैडमियम, सिल्वर
कैडमियम, सिल्वर कैडमियम तो आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है भाई 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बीच में एक रेड कलर कर दूं ताकि आप आसानी से समझ पाओ, ठीक है। ये देखिए ये है आपकी सेकेंडरी बैटरी और ये है आपकी प्राइमरी बैटरी, ये है आपकी प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी किसे कहते हैं? प्राइमरी बैटरी वो बैटरी होती है जो रिचार्जेबल नहीं होती है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिए कि रिचार्जेबल नहीं होती है, ठीक है। ये रिचार्जेबल नहीं होती है और ये रिचार्जेबल होती है, रिचार्जेबल होती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, और यहाँ पे क्या जान सकते हैं आप, और आप यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए कि जो आपकी सेकेंडरी बैटरी होती है वो जनरली प्राइमरी बैटरी की तुलना में भारी होती है, ठीक है, और ये महंगी होती है और ये सस्ती होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गया आपका प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी और उनके आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। देखो भाई, आपके बैटरी वाले चैप्टर से जनरली 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 3 या 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि आपकी बैटरी जो है, बैटरी कौन से, ये बैटरी कौन सी है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, बैटरी का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि प्राइमरी बैटरी या सेकेंडरी बैटरी, एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि किस बैटरी के आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है, किस बैटरी के आउटपुट वोल्टेज का मान कितना होता है, ये एक पूछ लेता है आपसे। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए कि लिथियम आयन बैटरी दे दिया, तो लिथियम आयन बैटरी में आपसे पूछ लेगा कि इसका जो एनोड है, एनोड किस मटेरियल का बना है और कैथोड किस मटेरियल का बना है। या फिर लेड पेरोक्साइड बैटरी दे दिया तो उसमें पूछ लेगा आपसे कि इसका एनोड किस मटेरियल का बना होता है, कैथोड किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 प्रकार हो गए और यही ज्यादातर क्वेश्चन फ्लेम होते हैं। और चौथा एक क्वेश्चन बनता है आपका कि बैटरी का एम्पियर आवर दे देगा, बैटरी का एम्पियर आवर दे देगा और बैटरी में बहने वाली धारा का मान दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि ये कितना देर तक बैटरी चलेगी, ठीक है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो यही जनरली 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपसे आपके बैटरी चैप्टर से, जो मैं क्वेश्चन सारे क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे करा भी रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। बैटरी की करंट रेटिंग निम्नलिखित में मापी जाती है। बैटरी की करंट रेटिंग किस में मापी जाती है? एम्पियर आवर में मापी जाती है, एम्पियर आवर में मापी जाती है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रिक बैटरी इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक बैटरी क्या है, कौन सी डिवाइस है? जनरेट ईएमएफ बाय केमिकल रिएक्शन। यस, जनरेट ईएमएफ बाय केमिकल रिएक्शन, यही पहला ही ऑप्शन सही होगा। केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही तो ये ईएमएफ जनरेट करती है। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये कौन काम करता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने वाला कौन होता है? वो होता है हमारा डीसी मोटर। डीसी मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? वो होता है हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल, थर्मोकपल के द्वारा क्या किया जाता है भाई? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? वो करता है हमारा माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि इलेक्ट्रिक जो बैटरी है, बैटरी क्या करती है? वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा, क्योंकि हमने जो विलयन यूज किया है वो एक तरह का क्या है भाई? वो है एक तरह का अम्ल, ठीक है। और जब उस पर सप्लाई दी जाती है तो वहां पे क्या उत्पन्न होता है भाई? वो जो अम्ल है, अम्ल के जो भी अणु है वो अलग अलग टूट जाते हैं या वो आयंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में टूट जाते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में टूटने के बाद उनमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के बाद तब फिर हमारी सप्लाई मिलती है आउटपुट पे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के द्वारा हमें ईएमएफ जब जनरेट होता है, जनरेट होकर मिलता है, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिक बैटरी, ठीक है। सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में किसमें वृद्धि होती है? जब सीसा अम्ल बैटरी या किसी भी बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो उसमें किस में वृद्धि, उस समय उस बैटरी के किस चीज में वृद्धि होती है, ये आपसे पूछा है। देखो, कोई भी बैटरी है आपके पास, यदि कोई भी बैटरी है, बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है, बैटरी यदि पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई है तो इसका मतलब क्या है? बैटरी यदि पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई तो इसका मतलब यह है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपके सॉल्यूशन का, जो हमने सॉल्यूशन यूज किया है, जो हमने विलयन यूज किया है,
विलयन या सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट कहिए, विलयन यूज किया है, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान घट गया है, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान घट गया है, ठीक है, मान घट गया है। बात समझ में आई? यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान घट जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान घटेगा तो एक चीज यहाँ पे और ऑकर हो जाती है कि जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, ठीक है। कब? एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज है तब। अच्छा, हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं तो उस समय क्या होता है? जब बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं तो धीरे 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 ये चीज बढ़ने लगती है, ये चीज धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे 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 बढ़ती जाती है तो सोल्यूशन के स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है, सोल्यूशन के स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान घटेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो बैटरी हमारी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपके सामने ऑप्शन है। टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है क्या? नहीं, टर्मिनल वोल्टेज नहीं बढ़ता रे। क्या बढ़ता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एसिड, एसिड जो हमने यूज किया है, जो हमने सोल्यूशन यूज किया है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ता है, ठीक है ना भाई। तो ये एक टर्मिनल वोल्टेज पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका बढ़ाना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेट ऑफ द प्लेट, अरे भाई वेट तो जितना है उतना ही रहेगा ना, कि अलग से कुछ बढ़ जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे चार्ज किए तो प्लेट पहले 1 किलो का था, अब 2 किलो 3 किलो का बढ़ता जाएगा तो पता चलेगा बैटरी अब फूल के फट जाएगी, है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वेट ऑफ द बैटरी, भाई बैटरी का वेट बढ़ेगा क्या? सप्लाई देने से क्या बैटरी का वेट बढ़ने लगेगा? ऐसा तो नहीं है यार, बैटरी का वेट कैसे बढ़ सकता है कि नहीं? तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये तो हमें मूर्ख बना रहा है ऑप्शन देके। बैटरी का वेट बढ़ने लगेगा तो क्या बैटरी, यदि मान लो कि बैटरी हमारी 5 किलो की है तो अब उसको चार्ज कर लेंगे तो 10 किलो की हो जाएगी? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये केवल 2 ही ऐसे ऑप्शन दिए थे जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करते, बाकी ये दोनों तो मजाक किया है आपके साथ, है ना। चलो, लेड एसिड बैटरी के सिरे बने होते हैं, लेड एसिड बैटरी के सिरे किसके बने होते हैं ये आपसे पूछा है। तो लेड एसिड बैटरी के जो सिरे हैं वो किस मटेरियल से बनेंगे भाई? पीतल से बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। जिंक से बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर। कॉपर से भी बनेंगे क्या? नहीं सर। लेड एसिड बैटरी की बात किया है तो लेड एसिड बैटरी के सिरे किससे बनेंगे? लेड से बनेंगे, ठीक है। किससे बनेंगे? लेड से बनेंगे, ठीक। चल नेक्स्ट देखते हैं कि सेलों से ज्यादा वोल्ट तक खींचना। अब देख देख भाई, फिर मैं बोला था ना पहले ही क्वेश्चन में आपसे बोला था कि एग्जामिनर अलग अलग लैंग्वेज में लिख के आपको कंफ्यूज करना चाहेगा कि आप थोड़ा सा हमारे बिछाए हुए जाल में, चक्रव्यूह में फंस जाओ और बाकी लोग आगे निकल जाए, ठीक है। वो भीड़ को छाटने के लिए ये जानबूझ के ऐसा लैंग्वेज लिखता है एग्जामिनर आपको। देखो बोला है कि सेलों में ज्यादा वोल्टेज खींचने के लिए उन्हें उन्हें लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? अब देखो ये जो लैंग्वेज थोड़ा सा बदला है ना तो इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन जो लोग सनी सर से पढ़े होंगे वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। वो कहेंगे कि सनी सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से अवेयर किया था कि एग्जामिनर अपने जाल में फंसाएगा, अपने चक्रव्यूह में फंसाएगा, कहेगा कि बेटा तुम ये चीज नहीं जानते, तुम इसको छोड़ दो आगे बढ़ो। लेकिन सनी सर ने अवेयर कर दिया था हमको कि वो ऐसे ही फंसाता है, ठीक है। सेलों से ज्यादा वोल्ट तक खींचने के लिए उन्हें क्या करेंगे भाई? कुल मिला के ये कहना क्या चाहता है? वोल्टेज हमें बढ़ाना है, वोल्टेज हमें बढ़ाना है। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग सेल को किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीरीज कहाँ है, सीरीज मार के तुरंत आगे बढ़िए। आपको बस ये ध्यान देना है कि वोल्टेज खींचने की बात करें, वोल्टेज बढ़ाने की बात करें या हाई वोल्टता की बात करें, कुल मिला के यदि वोल्टेज की बात किया तो सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, बस बात खत्म। जहां पे करंट बढ़ाने की बात करेगा, करंट खींचने की बात करेगा या हाई करंट की बात करेगा, वहां पे हम लोग तुरंत पैरेलल कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो भाई बस आपको ये एक बार कंसेप्ट आपका बन गया, आप एक बार किसी चीज पे कॉन्फिडेंट हो गए तो एग्जामिनर चाहे जिस लैंग्वेज में लिखे, चाहे जैसे आपको भरमाए, आप उसके बातों में नहीं बहकने वाले, ठीक है ना। और बहकना भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लोग किसके साथ पढ़ाई कर रहे हो? चल द डीपोलराइजर इन अ ड्राई सेल इज, डीपोलराइजर इन अ ड्राई सेल इज, डीपोलराइजर क्या है?
पहले तो ये बताओ कि डीपोलराइज मतलब क्या बोला है। डीपोलराइज कहने का मतलब क्या है, और तब फिर मैं बात करूंगा आपके सामने डीपोलराइजर का। देखिए डीपोलराइज का मतलब ये है, डीपोलराइज, डीपोलराइज का मतलब यह है कि जो हमारी बैटरी है, बैटरी क्या हो रही है, बैटरी डीपोलराइज्ड हो रही है। ठीक है, बैटरी का यहाँ पे ध्रुवीकरण हो रहा है, विध्रुवीकरण हो रहा है। ठीक है, बैटरी का विध्रुवीकरण हो रहा है। ठीक है, अच्छा, शुष्क सेलों में डीपोलराइजर के तौर पे हम लोग किसका यूज करते हैं, तो विध्रुवीकरण, बैटरी का यदि ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइज्ड हो रही है हमारी बैटरी, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हमारी बैटरी डीपोलराइज्ड हो रही है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा खराब बात है। वो हमारी बैटरी का उस समय एक तरह से ये कह सकते हैं कि बैटरी का जो एम्पियर आवर है या जो बैटरी का करंट देने की क्षमता है, वो क्षमता को घटा रहा है डीपोलराइज्ड होकर। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज से बचने के लिए कोई ना कोई हम लोग ऑक्साइड यूज करते हैं, कोई ना कोई क्या यूज कर लेते हैं भाई, ऑक्साइड यूज कर लेते हैं। कि जैसे कि ये मान लो कि हमारी एक बैटरी है, ये क्या है भाई, हमारी एक बैटरी है। इस बैटरी में यहाँ पे सेल लगे हुए हैं, इस बैटरी में यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, सेल लगे हुए हैं। और इस सॉरी सेल नहीं, ये एनोड लगे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कहते हैं ना इसको, एनोड और कैथोड को क्या कहते हैं यार, इलेक्ट्रोड ही कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हमारे लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो डीपोलराइज्ड कब होती है हमारी बैटरी, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के समय क्या होने लगता है कि ये जो बैटरी है ना, बैटरी के जो एनोड है, इस एनोड के आसपास में, इस एनोड के आसपास में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होने लगता है। क्या फॉर्मेट होने लगता है भाई, क्या बनने लगता है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होने लगता है। किसका फॉर्मेशन भाई, हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, यह हाइड्रोजन गैस बनने लगती है, होने लगता है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगा तो क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगा तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन पे क्या होता है भाई, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमने ये एसिड यूज किया है, तो एसिड यूज किया है, तो एसिड में ऑक्सीजन तो होगा ही। तो अब क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा वो तुरंत क्या कर देगा, इसमें से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उस ऑक्सीजन को लेके ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अब H2O बनाएगा तो ये सोल्यूशन ही धीरे धीरे हमारे खराब होने लगे, मतलब कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज किया है वो इलेक्ट्रोलाइट को ही खराब करने लगेगा, डीपोलराइज्ड हमारी बैटरी हो रही है। ठीक है, तो उस समय हमारी बैटरी जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इस चीज से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज से रोकने के लिए अब ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं से, इससे सॉरी, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, क्योंकि यदि हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो उस हाइड्रोजन गैस को कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन से आप जैसे रिएक्शन करवा देंगे तो वो फिर उसका हाइड्रोजन बनना बंद हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन बनना यहाँ पे स्टार्ट होता है, जब बैटरी में हाइड्रोजन बनना स्टार्ट होता है तो उसे किसी ऑक्साइड द्वारा, किसी ऑक्साइड द्वारा द्वारा रोका जाता है, किसी ऑक्साइड द्वारा रोका जाता है। किसके द्वारा भाई, ऑक्साइड के द्वारा, किसी न किसी ऑक्साइड का ही हम लोग यूज करेंगे। बैटरी में किस ऑक्साइड का यूज करते हैं हम लोग, जनरली मैग्नीज ऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका, मैग्नीज ऑक्साइड का यूज करते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड क्या करता है, यहाँ पे जैसे याद आए तो मैग्नीज हमारा जो है वो थोड़ा सा कम एक्टिव है, तो वहां पे हाइड्रोजन तुरंत इसके ऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस का बनना था वो रुक जाएगा। ठीक है, तो जो डीपोलराइजर है इसका काम क्या हुआ, डीपोलराइजर का कहीं कहीं पर आप ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि डीपोलराइजर का काम क्या होता है। डीपोलराइजर का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि हाइड्रोजन गैस को बनने से रोकना, हाइड्रोजन गैस को बनने से रोकना, यही काम होता है आपके डीपोलराइजर का। ठीक है, अब ये डीपोलराइजर क्या करेगा, ये डीपोलराइजर
बैटरी को डीपोलराइज्ड होने से बचाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है। तो देखिए कभी भी कोई भी बैटरी है, उस बैटरी का विद्युत वाहक बल केवल और केवल उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिपेंड करेगा कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है वो किस नेचर का है, ठीक है। वो कितना अम्लीय है, या कितना उसका वॉल्यूम है, या फिर एक तरह से ये कहें कि कितना उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इसी बात पे हमारी बैटरी की स्टोरेज डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन दे रखा है चार कि सेलों के आकृति पे, ठीक, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैटरी के किस पे डिपेंड करता है भाई, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रकृति पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना है।